सर, तो हु आर लायबल फॉर गिविंग परफॉर्मेंस, कि सर प्रोमिसर से मांगी जा सकती है परफॉर्मेंस, एजेंट्स से डिमांड करी जा सकती है, रिप्रेजेंटेटिव जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे डिमांड करी जा सकती है, थर्ड पर्सन से भी डिमांड करी जा सकती है। ठीक है। और जॉइंट प्रोमिसर्स हमने कल कहां तक कर लिया था? टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और टेंडर ऑफ मनी भी कर लिया था, और पर्सन लायबल फॉर परफॉर्मेंस में जॉइंट प्रोमिसर्स वाला पार्ट भी कर लिया था, कि सर यदि दो जनों ने मिलके प्रॉमिस किया है तो फिर क्या होगा, कि सर दो बातें ध्यान रख रही हैं। यदि एक्स और वाई ने मिलके जेड को प्रॉमिस किया है कोई चीज का अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई, तो जॉइंट प्रोमिसर्स हो गए, जॉइंट प्रोमिसर्स। ठीक है। तो सर दो बातें ध्यान रखनी है, कि यदि कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो दोनों को इक्वल परफॉर्म करना है, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है और कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अपने आप दोनों को इक्वली परफॉर्म करना होगा। कैसे? कि सर यदि 10,000 रुपए देने हैं जेड को तो 5 ये देगा, 5 ये देगा। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो ये किसी एक को भी कंपेल कर सकता है पूरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने को। मिस्टर एक्स को भी बोल सकता है पूरे 10,000 रुपए तू दे। तो ये वो ऐसा कर सकता है यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे, कि सर बेसिकली यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो इन दोनों को बरोबर परफॉर्म करना है 5-5 हजार। तो यदि पूरा 10,000 रुपए इस आदमी से मांग लिया गया है तो ये बदले में 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन इससे डिमांड कर सकता है, वो इनकी इंटरनल एडजस्टमेंट है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो दो बातें, क्या बातें? यदि जॉइंट प्रोमिसर्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो दोनों को इक्वली परफॉर्म करना होगा। यदि कोई ऐसी सिचुएशन है कि एक्स वाई जेड ने मिलके मिस्टर ए को 1,00,000 रुपया चुकाने का वादा किया है तो तीनों का 33.33 इस तरीके से चुकाएंगे। ठीक है। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सर ये बंदा किसी भी एक को भी पूरा 1,00,000 रुपया चुकाने का बोल सकता है, बाकी का, अब वो एक्स आपस में इन सब से वसूलता रहे वो एक अलग बात है। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो मिस्टर ए किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का बोल सकते हैं। ठीक है सर। और यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट नहीं है, लिखा हुआ है कि 1,00,000 में से 40,000 ये चुकाएगा, 40,000 ये चुकाएगा और 20,000 ये चुकाएगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर इन सब के ऑब्लिगेशंस पहले से ही प्री डिसाइडेड है, फिर ये सब खेल नहीं होगा। दैट इज द थिंग। झील बोल, क्या प्रॉब्लम हुई? सो एक बार टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और टेंडर ऑफ मनी एक्सप्लेन कर सकते हैं? टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि सर कॉन्ट्रैक्ट तो आज बन रहा है लेकिन परफॉर्म फ्यूचर में करना है, कि 3 महीने बाद मैं आपको ये माल तैयार करके दूंगा या 3 महीने बाद मैं आपको अपनी सर्विसेज दूंगा। ठीक है। तो सर टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यदि मैंने 3 महीने बाद आके अपने गुड्स या सर्विसेज टेंडर कर दिए और बिल्कुल मेरा वैलिड टेंडर था, वैलिड टेंडर कब होता है झील? सर मुझे वो भी नहीं समझा था। क्या नहीं समझा? तेरे को क्वेश्चन नहीं समझा या पॉइंट नहीं समझा मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर वैलिड टेंडर नहीं समझा, तब वही टेंडर का वो। वैलिड, यदि मैं अपनी परफॉर्मेंस तेरे को ऑफर कर रहा हूँ, तेरे और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, उसमें था कि मेरे को भविष्य में कुछ चीज परफॉर्म करनी है, कोई गुड्स लाके देना है या फिर कोई सर्विसेज देनी है, तो मैं उस तारीख को आता हूँ 3 महीने बाद में और टेंडर करता हूँ अपनी परफॉर्मेंस, ऑफर करता हूँ अपनी परफॉर्मेंस, कि मैंने आपको वादा किया था 3 महीने बाद सर्विस देने का, आज की तारीख में मैं आके अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, ले लीजिए। दिस इज कॉल्ड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। तो कब टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मानी जाएगी? झील मैडम, नाचते रहते हो पढ़ते नहीं हो। ये देखो, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड टेंडर तब होती है जब ये 5 पॉइंट्स उनमें होते हैं। तो इसमें क्या नहीं समझा रहे तेरे को? देख, मजे की बात है, प्रिया मिस भी डांस कराएगी, मैं भी कराऊंगा। ठीक है, वो अलग डांस कराती है, मैं अलग डांस कराता हूँ। ठीक है। चलो, तो ये, इसमें भी तेरे को डाउट है क्या झील, या किसी को भी? नहीं सर। ठीक है। तो वैलिड टेंडर तब होता है जब उसमें ये पांचों चीजें होती है, कि सर वो, सर सर देव पासारी सर क्या मेरे हुआ? को
मेरे को इसमें जो ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार आपका समझा सकते हो? कौन सा लास्ट का पॉइंट? मतलब ये लास्ट पॉइंट, मतलब जो अभी आपने लास्ट पार्ट बोला एंडिंग में, टेंडर का वो वाला पार्ट। मैं आता हूँ उस तरफ, पहले झील का पॉइंट पूरा कर दूं कि सर टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और टेंडर ऑफ पैसे या मनी में क्या फर्क होता है। टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यदि मैंने बिल्कुल वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, वो उन पांचों पॉइंट्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, और आपने यदि एक्सेप्ट नहीं किया, झील सुनना, और आपने यदि एक्सेप्ट नहीं किया, उसको गलत तरीके से मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, तो अब मिस्टर एक्स की कोई गलती नहीं है। मिस्टर एक्स गलती बाहर हो चुके हैं। मिस्टर एक्स विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर वन। नंबर टू, मिस्टर एक्स को भविष्य में अब खुद से चला के वापस दोबारा सेम गुड्स और सर्विसेज अंडर द सेम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने की जरूरत नहीं है। वो फ्री हो चुके हैं अंडर द ऑब्लिगेशंस, ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो फ्री हो चुके हैं। जबकि टेंडर ऑफ मनी में मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को 1 दिसंबर 2023 को 10 लाख रुपए देने थे। 1 दिसंबर 2023 को इन्होंने वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया, बोला कि सर मुझे आपको आज 10 लाख रुपए देने थे, मैं लेके आया हूं, बोलो कहाँ छोड़ू। मिस्टर वाई बोले यार मैं तेरे से पैसे अभी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मैं शहर के बाहर गया हुआ हूँ, शहर के बाहर हूँ, तो इस वजह से मैं तेरी परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, बाद में ले लूंगा, 15-20 दिन बाद जब वापस आऊंगा इंडिया में तब ले लूंगा। ठीक है, तो सर इधर क्या है, ये भी देखो इसने भी वैलिड टेंडर ऑफ मनी किया था, ठीक है सर। अब लेकिन इसमें टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और टेंडर ऑफ मनी में एक डिफरेंस होता है कि सर भले ही यहां पर ये फ्यूचर में मतलब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इसने तो बिल्कुल वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किया था, मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। ठीक है, तो वो पॉइंट तो दोनों में सेम हो गया कि सर इधर भी मिस्टर एक्स की गलती नहीं, इधर भी मिस्टर एक्स की गलती नहीं। लेकिन टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज में क्या था कि सर अब भविष्य में भी इसको वापस गुड्स और सर्विसेज देने का पूछना नहीं है। यहां पर डिफरेंशिएट कर जाता है टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और टेंडर ऑफ मनी कि सर भविष्य में इसको 10 लाख रुपए चुकाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सर बिल्कुल रहेगी। ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि मैंने तो जब करना था तब ऑफर कर दिया, अब तुमने नहीं लिया तो मैं क्या करूं, अब मैं 10 लाख रुपए नहीं देता, ऐसा नहीं बोल सकता। इसको भविष्य में भी 10 लाख रुपए चुकाने रहेंगे। बस फर्क क्या है कि सर यहां पर मिस्टर वाई इससे एक्स्ट्रा 20 दिन 30 दिन बाद जब पेमेंट ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर सकते। इंटरेस्ट इसलिए डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि इसने पहले भी वैलिड टेंडर किया था, आप ही ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तो ये तो गलती पे नहीं था, आप ही ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सर ये तो परफॉर्मेंस दे देता, यदि आपने उस दिन हाँ बोला होता तो ये परफॉर्मेंस दे देता। ठीक है, तो इसकी गलती नहीं है, आपने लेट किया पेमेंट एक्सेप्ट करने में, तो सर उसका ठीकरा ब्याज का उसके सर पे मत फोड़ो। ठीक है, तो वहां पर पैसा चुकाने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा भविष्य में भी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं चुकाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जी, आई होप नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेंडर ऑफ मनी। सेकंड, मेरे को बोला था देव ने कि सर है ना लास्ट पॉइंट समझा दो इसका, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर का। देव पॉइंट नंबर 5 समझाना है यस। या पॉइंट नंबर 4 समझाना है? 5 5। 5, it must give a reasonable opportunity to the promisee for inspection of goods। मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को 1000 पेयर ऑफ शूज बना के सप्लाई करने थे 3 महीने बाद। 3 महीने बाद की डेट आ गई, मिस्टर एक्स 1000 पेयर ऑफ शूज लेके यहां पर पहुंच गए, तो सर और अपनी परफॉर्मेंस टेंडर कर दी, देखो मैंने कहा था 1000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करने का, मैं लेके आ गया हूँ, बोलो आई एम ऑफरिंग टू परफॉर्म, बोलो कैसे कहाँ कब क्या लाऊं। ठीक है, एक्सेप्ट करो इसको। तो अब मिस्टर वाई को इसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उन गुड्स के इंस्पेक्शन की। रीजनेबल वर्ड का मतलब है जो सिचुएशन के हिसाब से सही हो। रीजनेबल वर्ड डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। यदि वो 1000 पेयर सारे एक ही समान है, एक जैसे ही है, तो रीजनेबल वर्ड का क्या मतलब हो जाएगा बेटा, सैंपल चेकिंग करने जितना टाइम मिल जाना चाहिए इसको। एक एक हजार जोड़ी एक एक खोल के थोड़ी देखेगा। यही यदि
100 जोड़ी 10 अलग अलग मॉडल के 100 जोड़ी हैं, तो है ना, हर एक में से 2 3 20 30 जोड़ी 40 50 जोड़ी चेक कर ले, ठीक है। हर एक का एक एक डब्बा थोड़ी ना खोल के देखेगा, ठीक है। और यदि हजार के हजार शूज अलग ही हैं, तो फिर रीजनेबल वर्ड का क्या मतलब होगा कि सर सारे क्रॉस चेक तो करने पड़ेंगे कि मॉडल के हिसाब से आए हैं या नहीं आए हैं। तो सर रीजनेबल वर्ड डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तो सर पॉइंट क्या है कि जब आप टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी को आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर सके, इतना टाइम आपको उसको देना पड़ेगा। मिस्टर एक्स ऐसा नहीं बोल सकता मिस्टर वाई को कि है ना, ये पकड़ो गुड्स, मैंने 1000 पेयर ऑफ शूज बना के देने का वादा किया था, मैं दे रहा हूं, फटाफट मुझे 10 मिनट में इसलिए फ्री कर दो क्योंकि मेरे को 10 मिनट में बस पकड़नी है या मेरी ट्रेन छूट जाएगी। यदि ये ऐसा करता है मिस्टर एक्स वाई के साथ में, तो वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन नहीं दे रहा है मिस्टर वाई को, तो ये वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगा। आपको सामने वाली पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर सके। क्या रीजनेबल वर्ड का मतलब है? सिचुएशन टू सिचुएशन वो वेरी करेगा। देव पासारी, तेरे को समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर। तो लिखा हुआ काम तो भेजता नहीं है तू। सर वो मैं इतना थोड़ा अभी मेरा कॉलेज का भी एग्जाम चल रहा था, मैं नहीं कर पा रहा। कॉलेज का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, तेरे वाइवा भी चल रहे थे, बुलाया था तुमने, पर इसका ये मतलब नहीं है यार कि तू मुझे भेजे नहीं। सॉरी सर, भेजता हूँ आज से भेजता ठीक है, कब तक है तेरे एग्जाम? हूँ। मतलब अभी सब इंटरनल्स चल रहा है, एक मेन एग्जाम में 10 दिन है अभी। हम्म। तो जब इंटरनल्स में वाइवा सब चल रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ, क्या टाइम लगेगा इन 5 पॉइंट्स को नोट करने में? क्या टाइम ये लगेगा? मैं आज ये 10 आज लिख मिनट के 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। वो तेरे को ही नहीं, सबको देने हैं। बहुत रेयरली 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लिख के भेजते हैं, बाकी सब अपने मन में जानते हैं जिन्होंने मेरे को रेगुलरली लिख के नहीं भेजा है। अब रीजंस आपके पास में बहुत सारे हो सकते हैं नहीं करने के, और करने का एक ही रीजन है कि मुझे करना है, बस 10 मिनट देने हैं। सर के पढ़ाए हुए अलावा मेरे को 10 मिनट देने हैं। वो 10 मिनट इतने काम आएंगे ना सीए फाउंडेशन के, जब तुम एग्जाम में बैठे होगे ना तब याद करोगे कि ये प्रैक्टिस क्यों डाली है, तब याद करोगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ शिरीन जॉन, तेरे को क्या डाउट है, बोल। सर वो अनकंडीशनल वाले में अगर वो उसी के लिए ही है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जाके उसने कोई कंडीशन डाला अपने टेंडर में तभी वो वर्डेबल होएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाके चूचा नहीं करने का है, कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में रह के आप कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाके जो चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई नहीं थी, आप ऐसी कंडीशन डाल रहे हो बाद में परफॉर्मेंस देते वक्त, तो फिर वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस थोड़ी हुआ। बात समझ रही है? बात समझी? जैसे 1000 पेयर ऑफ शूज देने थे एक्स को वाई को, कब? 1 दिसंबर को। ये 1 दिसंबर को पहुंचा, बोला नहीं मैं तो 500 500 के इंस्टॉलमेंट्स में आपको 2 बार में सप्लाई करूंगा, एक आज और एक 10 दिन बाद। तो ये कोई वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुआ, क्योंकि परफॉर्मेंस किसकी बात की गई थी? इस दिन पूरे 1000 शूज मिलने चाहिए। बात समझी? तो सर अपनी हिसाब से इसने कंडीशनल टेंडर किया ना, ये तो ये कोई वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, इसके लिए ब्रीच के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यदि इसने एक्सेप्ट नहीं किया इस तरीके से परफॉर्मेंस को। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया। हाँ भाई, और किसी को क्या डाउट है, बोलो। इसको डाउट है रे? किसी सर को? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बोलता कि इस डेट तक भेज सकते तो फिर वो भेज पाता ना, दो दो के इंस्टॉलमेंट में वैसा करके। नहीं, इस डेट तक आपको मुझे 1000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करने हैं, तो वो डेट अभी तक तो आई नहीं है। ठीक है, तब तो आप धीमे धीमे करके भेज दो, कोई नहीं, इस डेट तक भेजने हैं ना। देख, कॉन्ट्रैक्ट के वर्डिंग्स बहुत मैटर करेंगे। ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पार्टीज का? दे मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस ना। ठीक है, तो वर्डिंग्स क्या है? इस डेट तक 1000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करने हैं, या फिर 12/1 को 1000 पेयर ऑफ, मतलब 1/12 को 1000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करने हैं। दोनों की वर्डिंग्स में फर्क आ गया ना? यस, तो दोनों उस हिसाब से एक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में रहते हुए तो आप ऊपर नीचे हो सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर अन कंडीशंस नहीं डालनी है, कंडीशनल परफॉर्मेंस नहीं देनी, अदरवाइज वो वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगी। रिया जी बोलो।
सर पर्सन लायबल फॉर परफॉर्मेंस में हम्म एजेंट वाले पॉइंट में ऐसा नहीं है ना कि प्रॉमिसर मर गया है और उसने एजेंट अपॉइंट किया है, वो जिंदा है और उसने किसी को अपॉइंट किया है ना। देख, यदि प्रॉमिसर मर गया है बेटा, मिस्टर एक्स प्रॉमिसर है, मिस्टर वाई को उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो मिस्टर वाई हो गया प्रॉमिसी। ठीक है। यदि ये मर गया है तो इसकी जगह जो लेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, वो है इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, एलआरस। ठीक है। तो एलआरस भी सीन में कभी घसीटे जा सकते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नेचर का न हो, तभी एलआर को यहां पर इनको रिप्लेस करना है, उनसे परफॉर्मेंस डिमांड की जा सकती है। ये तो हो गई एक बात। तो जब ये मिस्टर एक्स की डेथ हो जाएगी ना, तो ही एलआरस का रोल आएगा। जहां तक एजेंट की बात है, जहां तक एजेंट की बात है, तो वो तो जिंदा रहते हुए ही प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है। तो जिंदा रहते हुए मेरे बिहाफ पे जो काम करेगा, वो मैंने अपना एजेंट अपॉइंट किया, वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जिस दिन प्रिंसिपल मर गया उस दिन वो एजेंसी भी खत्म, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। ओके सर। हाँ चलिए, और किसको डाउट है? रिया, और कोई डाउट नहीं है तो झील, झील बोल भाई, क्या डाउट है? सर रिप्रेजेंटेटिव में मतलब पर्सन लायबल ऑफ परफॉर्मेंस से एक बार वो खोल सकते हो क्या? हम्म हाँ, इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? क्यों, तेरे को रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आया था, या जब समझाया था तब तू? सर रिकॉर्डिंग में ये पार्ट नहीं है। रिकॉर्डिंग में है बेटा, समझाया है। नहीं सर, मैंने देखा अच्छा। एक है 11 मिनट का वीडियो और एक है 9 मिनट का वीडियो। इसके लिए मेरे को टेंडर वाले पार्ट में भी डाउट था, अच्छा, तो वो लाइबिलिटी ऑफ द, रिकॉर्डिंग। यार ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल समझाया है, कहाँ गलती हो रही है पता नहीं पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं। लाइबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन। ये पॉइंट ये है, मान लो राम है, मिस्टर राम है, मिस्टर राम को अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स को कितने रुपए देने हैं? मिस्टर राम को मिस्टर रावण को मान लीजिए 10 लाख रुपए देने हैं। ठीक है। मिस्टर राम मर गए, यहां तो केवल पैसे देने की बात थी, कोई पर्सनल स्किल्स तो इन्वॉल्व होती नहीं है। तो वो पैसे देने के लिए जैसे ही ये मिस्टर राम मरेगा, मिस्टर राम के बेटे मिस्टर श्याम को बुलाया जा सकता है कि आइए अपने फादर को रिप्लेस कीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट में और 10 लाख रुपए का पेमेंट कीजिए। ठीक है सर। एलआर को बाकायदा घसीटा जा सकता है परफॉर्मेंस देने के लिए। बट अब एलआर्स को एक तरीके की इम्यूनिटी भी दी गई है। इम्यूनिटी का मतलब एक तरीके का उनको उनके फेवर की बात करी गई है। क्या? मिस्टर राम से मिस्टर श्याम ने जितना भी इनहेरिट किया है, मान लो राम इसके लिए 50 लाख रुपए की संपत्ति छोड़ के गया है। ठीक है। तो तो और 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी छोड़ के गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर श्याम पूरी 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी चुकाएंगे अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। लेकिन यदि उल्टा हो गया, समझ ले, राम के पास में राम के पास में प्रॉपर्टी, राम से जो श्याम को मिली ना, वो 5 लाख रुपए की ही थी। राम के मरने पे उसके बेटे श्याम को 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मिली अपने फादर की तरफ से, और राम की देनदारियां थी 10 लाख रुपए की। ठीक है। तो अब शाम से ज्यादा यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा से ज्यादा शाम से 5 लाख रुपए की ही लाइबिलिटी पूरी करने को बोला जा सकता है। ये पॉइंट है कि एलआर्स को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस से ज्यादा का के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। अदरवाइज ऐसा होगा, पाप तो सारे पिताजी ने किए हैं और भुगत बेटा रहा है, पूरी जिंदगी उस लोन को उतारने में लग जाएगी भी तो। ठीक है। इसलिए हमेशा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक इम्यूनिटी मिली है कि जितना इनहेरिट किया है ना अपने पेरेंट्स या जिससे भी आपने इनहेरिट किया है, उससे ज्यादा उनकी लाइबिलिटी के लिए आपको जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। दैट इज द पॉइंट। बोलो, और बोलो, और बोलो। सर हम्म लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ मतलब फिड्यूशरी रिलेशनशिप के पर्सन को ही मिल सकता है, कोई एक न्यू पर्सन को भी हम बनवा सकते हैं ठीक है एलआर ना, ये नॉट। पॉइंट,
ये पॉइंट हमको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं जस्ट तेरे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, क्योंकि इसमें फिर क्या है, अपन किस तरफ खींच रहे हैं, हिंदू लॉ और इन सब तरफ खींच रहे हैं जहां अपने को अभी नहीं जाना है। ठीक है, तेरा क्वेश्चन वहां का है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यदि हस्बैंड की डेथ हो रही है तो उनके वाइफ और चिल्ड्रन, ये सब किस में आएंगे, एलआर्स में आएंगे। यदि वाइफ नहीं है तो केवल चिल्ड्रन एलआर्स में आएंगे। तो मतलब बेसिक आइडिया लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का ये है, बस हमको यहीं तक जाना है, इससे आगे हम लोग इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। और बोलो, किसको डाउट है? चलिए, ये भी हो गया। अब मुझे ये बताओ, अपन ने कर लिया था पर्सन्स लायबल फॉर गिविंग परफॉर्मेंस, नंबर 2। अब अपन करेंगे डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज में अपन ने काफी चीज कर ली है। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, जैसे कि एक्स और वाई ने मिलके जेड को प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो ये जॉइंट प्रॉमिसर हो गए, जिनको प्रॉमिसर करने वालों की कुछ लाइबिलिटी होती है, उन्हें प्रॉमिस पूरा करना पड़ता है। तो वो कैसे पूरी होगी, आपको पढ़ तो लिया ही है, थोड़ा एक बार वापस समझ लेते हैं। इफ जॉइंट प्रॉमिसर does not discharge their obligation as above, then following provisions will apply। अच्छा, नई बात भी सीखने मिलेगी। यदि ऊपर अपन ने जैसे पढ़ा था वैसे ये जॉइंट प्रोमिसर्स जो हैं ये अपनी ऑब्लिगेशन पूरे नहीं करते तो फिर क्या होगा, आइए समझते हैं। शेरिन जॉन, पहला पॉइंट पढ़ो। Jointly or severally compelled to perform. When there is no express agreement, the promisee may compel one or more joint promisers to perform whole promise. देखो, मैंने आपको क्या बोला था, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो मिस्टर जेड इनमें से किसी एक को भी पूरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने का बोल सकता है, बोला, बताया था ना। और यह भी बताया था कि यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो इन दोनों की बरोबर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10,000 देने तो 5-5 हजार दोनों देंगे। तो इस पूरे कंसेप्ट को, कि सर ये, इस पूरे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, ये कीवर्ड है बेटा, ध्यान रखना। दिस इज द कीवर्ड। एग्जामिनर आंसर देखने में ये वर्ड देखने चाहेगा, कीवर्ड देखना चाहेगा कि जॉइंट प्रोमिसर्स की जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। क्या होती है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी? कि सर जॉइंट का मतलब तो है कि यदि एक्स और वाई को मिलके 10,000 रुपए चुकाने हैं जेड को, तो इनकी जॉइंट लाइबिलिटी है, यानी कि दोनों को मिलके चुकाने हैं, यानी कि दोनों को 5-5 हजार रुपए चुकाने। यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट नहीं है, बोल रहा है एक्स को 4 चुकाएगा, वाई 6 चुकाएगा, तब तो वैसे हो जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सर जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का मतलब कि सर जॉइंट लाइबिलिटी तो होती है मिलके चुकाने की, दोनों की बरोबर बरोबर, और सेवरल यानी कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी होती है। सेवरल यानी कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी होती है, यानी कि मिस्टर जेड पूरा 10,000 रुपया चुकाने को मिस्टर एक्स को बाइंड कर सकता है कि आपकी जॉइंट एंड सेवरल, सेवरल यानी कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी है। यू आर बोथ सिवियरली लायबल, इंडिविजुअली भी लायबल हो इस पूरा पैसा को चुकाने को। तो सर फ्लो क्या हो गया, लास्ट टाइम सुन लो, ध्यान से सुन लो। यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, तो फिर तो उतनी लाइबिलिटी होगी। यदि कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है 4,000 ये चुकाएगा, 6,000 ये चुकाएगा, तब तो उतनी लाइबिलिटी। बट यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो फिर जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का मतलब, जॉइंट का मतलब तो 10,000 रुपए बरोबर बरोबर चुकाने को दोनों रिस्पॉन्सिबल, यानी कि 5-5 दोनों। सेवरल लाइबिलिटी यानी कि इंडिविजुअली भी रेस्पॉन्सिबल है। पूरा 10,000 चुकाने को इसको भी बोला जा सकता है, पूरा 10,000 चुकाने को इसको भी बोला जा सकता है, जॉइंट एंड इंडिविजुअल या सेवरल लाइबिलिटी। पहला पॉइंट क्लियर, आई होप किसी को कोई डाउट हुआ नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़ गए।
A joint promisor may claim compensation. A joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of promise unless a contrary intention appears on the contract. देखो, यदि ऐसा हो गया है कि पूरा का पूरा 10,000 रुपया मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई से ही मांग लिया, तो सर यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है तो ये इससे कंट्रीब्यूशन वसूल सकता है। पूरा 10,000 रुपये मेरे से लिया तो 5 तो मैंने मेरे हिस्से का दिया, 5 तेरे हिस्से का था, ला भाई कंट्रीब्यूट कर। ये फिर बाद में इसकी गर्दन पकड़ेगा यदि ऐसा हुआ तो। क्लियर है ना? यस और नो? ईशा शेट्टी, शेट्टी जी? हाँ सर। ठीक है। रिया जी बोलिए, क्या हुआ? सर ये सेकंड पॉइंट नहीं समझा। रिया जी सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, क्या हो गया तेरे माइक को? सर ये जो आपने सेकंड पॉइंट बोला ना, हाँ, वो नहीं समझा। अरे यदि जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है मान ले, ठीक है, तो सेवरल लाइबिलिटी के मतलब किसी एक को भी इंडिविजुअली पूरा पैसा मांगा जा सकता है, जेड द्वारा किसी एक से भी 10,000 रुपये पूरा मांगा जा सकता है, वो मना नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट नहीं है तो, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सॉरी। ठीक है, मान लो सच्ची में ऐसी सर आपने सिचुएशन। बोला ना कि कुछ, क्या हो गया रिया? आपने बोला ना कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अगर अदरवाइज लिखा होगा तो वो नहीं रिया मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है तेरी, आज कहाँ कौन सा माइक लेके बैठ गई तू? सर समझा। सर मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने बोला ना कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर अदरवाइज लिखा होगा तो कुछ हाँ, बोला ना आपने, वो नहीं समझा मुझे। कॉन्ट्रैक्ट में यदि अदरवाइज लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स 4,000 रुपए के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाए जा सकते हैं या मिस्टर वाई 6,000 रुपए के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाए जा सकते हैं, तो सर इनसे इससे ज्यादा मांगा ही नहीं जा सकता। ये तो हो गई एक बात, यदि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो। कॉन्ट्रैक्ट में एक और बात अदरवाइज लिखी हुई हो सकती है, क्या? कि सर कोई भी सेवरली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देख मैं कैसे बोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सर एक्स और वाई की कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? जॉइंट भी है और इंडिविजुअल सेवरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यानी कि जॉइंट भी है मिलके 10,000 रुपए चुकाने, और सेवरल यानी कि इंडिविजुअल, इसको भी पूरा 10,000 रुपए चुकाने को बोला जा सकता है, इसको भी पूरा 10,000 रुपए चुकाने को बोला जा सकता है। ये हो गई इंडिविजुअल या सेवरल लायबिलिटी। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स की जॉइंट लायबिलिटी ही होगी, सेवरली इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं होगी, तो फिर मिस्टर जेड किसी भी एक से पूरा 10,000 रुपया नहीं ले सकता। समझ में आ गया अदरवाइज लिखा हुआ होने का मतलब? ठीक है, चलो। बट यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो फिर जॉइंट एंड सेवरल इंडिविजुअल लायबिलिटी है। अदरवाइज है लिखा हुआ है कि नहीं सेवरल लायबिलिटी नहीं होगी, तो फिर आप नहीं वसूल सकते पूरा 10,000 रुपया एक से। ठीक है रिया? मैडम रिया जल्दी बोलो। ठीक है, यस सर, यस। ठीक है। झील बाबा बोलो, क्या हुआ? सर कुछ नहीं, उसका आवाज मुझे सुनाई दे रहा था तो मैं आपको बोल। अच्छा, बहुत बार होता है। खैर झील ने तो अच्छे इंटेंशन से बोला था। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे की पैरवी करने लगता है ना, तो हम बोलते हैं तू उसका वकील क्यों बन रहा है। ये बहुत फेमस डायलॉग है, ठीक है। पर चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। तो सर पहला पॉइंट, जॉइंटली और इंडिविजुअली कंपेल्ड टू परफॉर्म, जहां पर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, एक्सप्रेसली कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सेकंड, यदि पूरा का पूरा एक जने से ही ले लिया है तो वो दूसरे से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है। ठीक है। थर्ड, शेयरिंग ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम डिफॉल्ट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, शेयरिंग पढ़ ले फिर समझाता हूँ। If any of the joint promisor makes default in such contributions, the remaining joint promisors must bear the loss arising from such default. सर इस पॉइंट पे इन तीनों पॉइंट्स को मिला के प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, आता है और आता है।
और कंटिन्यूअसली दो दो एग्जाम्स में बैक टू बैक आया हुआ है, इसलिए इस पार्ट को हल्के में मत लेना, ठीक है। शेयरिंग ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम डिफॉल्ट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। देखो क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन ऐसा है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, तीन जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, इनको मिस्टर जेड को 99, इनको मिस्टर जेड को कितना 99,000 रुपीज चुकाने हैं मिलके। कितना रुपया चुकाना है, जॉइंट इनकी इनकी जॉइंट प्रोमिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 99,000 रुपीज मिस्टर जेड को चुकाना है, ठीक है सर। तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, कौन कितने चुकाएगा, ठीक है। तो सर यानी इनकी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई रे, इनकी जॉइंट एंड सेवरल यानी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है सर। तो अब क्वेश्चन आगे बोलता है कि सर लेकिन जेड ने क्या किया, पूरा का पूरा 99,000 रुपीज मिस्टर ए से ही मांग लिया। तो क्या, पहला क्वेश्चन, क्या मिस्टर ए पूरा 99,000 रुपीज चुकाने के लिए बाध्य होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे? क्या मिस्टर ए पूरा 99,000 रुपीज चुकाने के लिए, जेड ने पूरा का पूरा मिस्टर ए से मांग लिया, तो क्या मिस्टर ए पूरा 99,000 रुपीज चुकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? बोलिए हाँ या ना। पुलकित धूत, पुलकित धूत, अरे पुलकित धूत, पुलकित जी कहाँ पर हैं आप? यस सर। कहाँ गायब थे आप? सर यहाँ पर ही था, वो स्टार्ट में मेरे से मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी, मेरा डेटा नहीं चल रहा था। अरे नहीं, स्टार्ट में नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। सर अभी तो यहाँ पर ही डिनर लेकर आया था। ठीक है, गायब था डिनर लेने। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया तेरे को? कौन सा जो आपने अभी कराया? हाँ, ये जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया तेरे को? सर मैंने पूरा सुना नहीं, इसीलिए मेरे को थोड़ा आधा आधा अधूरा है। ठीक है, तेरी इच्छा। नेक्स्ट, देव पासारी। देव यस सर। पासारी, क्वेश्चन समझ में आया तेरे को? नहीं सर, क्यों नहीं समझ आया? मैं खा रहा था। खा रहा था, ठीक है। दिया शेट्टी, Yes, sir. क्वेश्चन समझ आया तेरे को? हाँ सर, समझ आया। ठीक है, क्या है क्वेश्चन रे? सिचुएशन क्या है, कि चल सिचुएशन ही बता दे, क्या सिचुएशन एक्सप्लेन की अभी तक? कि सर जेड नाम का एक इंसान है और एबीसी ने जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट जेड ने सिर्फ ए से ही पूरा अमाउंट वसूला, बिल्कुल, मतलब जेड ने वसूल पूरा किया है। ए से ही पूरा 99,000 रुपीज डिमांड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जेड पूरा, क्या मिस्टर ए बाइंड होंगे पूरा 99,000 रुपीज देने के लिए? पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, यदि इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो पहला क्वेश्चन आएगा, क्या मिस्टर जेड ने पूरा का पूरा 99,000 रुपीज ए से डिमांड कर लिया? क्या मिस्टर ए रेस्पॉन्सिबल होंगे उसे 99,000 रुपीज पूरा देने के लिए, या वो मना कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि सर चूंकि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सर जॉइंट एंड सेवरल या इंडिविजुअल लाइबिलिटी दोनों है, ठीक है। तो सर मिस्टर ए की इंडिविजुअल सेवरल लाइबिलिटी भी है, यानी कि जॉइंट लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी तो है, सेवरल यानी कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी है इस पूरे पैसे को चुकाने के लिए। तो सर पूरा 99,000 रुपीज उनको चुकाने के लिए बोला जा सकता है। मिस्टर ए कैन बी मेड to pay the complete amount of rupees 99,000। मिस्टर जेड कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं उनसे, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सर तो क्या अब मिस्टर ए के पास में क्या रेमेडीज हैं? तो मिस्टर ए के पास में ये रेमेडीज हैं कि वो अपने पार्ट के अलावा मिस्टर बी और सी से जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो वसूल सकते हैं। सर तीनों को 33, जब कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है
तो तीनों को बरोबर बरोबर जॉइंटली चुकाना होता है। तो सर इसका भी 33 बनता है, इसका भी 33 बनता है। तो सर अब मिस्टर ए ने यदि पूरा 99 चुका दिया है तो ये मिस्टर बी और मिस्टर सी से इनके हिस्से का कंट्रीब्यूशन वसूल सकते हैं 33 और 33। ये दो क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आप लोग सब जब वापस रिजॉइन करोगे तब मैं आपको समझा सकता हूं, और जो क्वेश्चन एग्जाम में इसी ऑर्डर में तीसरा क्वेश्चन आएगा, रिजॉइन करो।